दोस्तों इमेजिन करो कि दो पर्सन है, लेट्स से पर्सन ए और पर्सन बी है। तो जो पर्सन ए है उसकी सालाना कमाई है 328 करोड़ रुपए और जो पर्सन बी है उसकी कमाई है मात्र 20 से 22 लाख रुपए सालाना। तो अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा वेल्दी कौन होगा, पर्सन ए या फिर पर्सन बी। वैसे कई लोगों को ये बात थोड़ी मजाकिया लग सकती है कि ये किस तरह का कंपैरिजन हुआ। कहां पर्सन ए एक तरफ 328 करोड़ रुपए कमाता है सालाना और कहां पर्सन बी सिर्फ 20 लाख रुपए ही कमाता है। इन दोनों में तो दूर दूर तक कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। कोई अंधा इंसान भी बता दे कि पर्सन ए कई गुना ज्यादा अमीर है पर्सन बी से। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि पर्सन बी पर्सन ए से कम अमीर होते हुए भी ज्यादा वेल्दी है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, मैं कोई हवा में ये बात नहीं कह रहा, ऐसा सच में हुआ है। अमेरिका के एक जाने माने ऑस्कर विनिंग एक्टर जिनका नाम है निकोलस केज 2009 में सालाना $50 मिलियन जितनी कमाई कर रहे थे। लेकिन इतना कमाने वाला ये एक्टर जो कि स्पाइडरमैन जैसी मूवी में भी काम कर चुका है, 2015 में इनके बारे में न्यूज आती है कि ये बैंकरप्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपनी $150 मिलियन की फॉर्च्यून अपने ऐशो आराम में उड़ा दी, वो भी सिर्फ 10 से 15 सालों में। वहीं दूसरी तरफ एक आम सा सफाई कर्मचारी जिसकी आपने स्टोरी पहले शायद सुनी भी होगी, मैं बात कर रहा हूँ रोनाल्ड रीड की। सालाना बस 20 से 22 लाख एवरेज कमाई होती है अमेरिका में एक जेनेटर की। बावजूद इसके इस सफाई कर्मचारी ने $8 मिलियन की एक इमेंस वेल्थ जनरेट करी। तो इन दोनों कहानियों से दोस्तों ये बात तो साबित हो जाती है कि ज्यादा अमीर या ज्यादा कमाई करने वाला ही ज्यादा वेल्दी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? क्या वो रीजन होता है जिस कारण एक अमीर इंसान भी बैंकरप्ट हो जाता है जबकि एक गरीब इंसान अच्छी वेल्थ बना लेता है? तो दोस्तों ऐसा होता है स्पेंडिंग कंट्रोल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ना समझने की वजह से, जिनके बारे में ऑथर जेएल कॉलिंस अपनी बुक द सिंपल पाथ टू वेल्थ में बहुत अच्छे से समझाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो लोग फालतू खर्चे करते हैं, हर ऑनलाइन सेल में शॉपिंग करते हैं, इंपल्सिव बाइंग करते हैं, यानी कि जो लोग अपने खर्चे पे काबू नहीं करते, ऐसे लोग चाहे कितना भी पैसा कमा लें हमेशा ही उनको कम पड़ जाता है। ऐसे लोग अमीर हो सकते हैं लेकिन वेल्दी कभी नहीं हो सकते। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं समझते जिस कारण वो कभी भी वेल्दी नहीं बन पाते। तो आइए इसे राहुल के एग्जांपल से समझते हैं। राहुल एक 25 साल का जवान लड़का है जिसे कार्स का बहुत शौक है। राहुल का सबसे बड़ा सपना है कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी एसयूवी में ऑफरोडिंग करे, लेकिन राहुल के पास अभी कोई एसयूवी नहीं है। राहुल को पसंद है महिंद्रा की थार जो कि एक 20 लाख की गाड़ी है। बहुत मेहनत करने के बाद राहुल 20 लाख रुपए जोड़ लेता है और अब राहुल का थार लेने का सपना बस पूरा होने ही वाला है। राहुल अपने दोस्तों के साथ जाता है और कार की डिलीवरी लेके आ जाता है और पहला ही ट्रिप सीधा लद्दाख का बना लेता है। राहुल बहुत इंजॉय करता है। शुरू में तो राहुल को बहुत मजे आते हैं बिकॉज उसका सपना पूरा हो रहा होता है दोस्तों के साथ पहाड़ों पे घूमने का, और साथ ही उसे दूसरे लोगों से नई गाड़ी के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी गाड़ी की चमक फीकी पड़ती गई, वो पुरानी होती चली गई। अब उसे घूमने जाने की एक्साइटमेंट से ज्यादा गाड़ी की मेंटेनेंस और पेट्रोल खर्चे की ज्यादा चिंता होती थी और एयर बाय एयर उसकी गाड़ी की कीमत भी डेप्रिशिएट होती जा रही थी, यानी कि घटती जा रही थी। अब राहुल सोचता है कि अगर मैंने ये 20 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दिए होते और वहां से सिर्फ 15% के ही रिटर्न्स मुझे मिलते तो हर साल मुझे 3 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होता और डिविडेंड मिलता अलग से। मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने थी लेकिन मैंने सब गवा दिया। अब मुझे इसकी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। और दोस्तों यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप कोई एक्सपेंसिव चीज परचेज करते हो तो ना सिर्फ आपकी जेब से पैसे ही निकलते हैं बल्कि आप लाइफ टाइम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पे करते हो। दोस्तों अब नेक्स्ट लेसन को जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मान लो कि आपके नी में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण आपको सर्जरी करवानी है, तो आप सर्जरी किससे करवाओगे? आई नो बहुत ही डम क्वेश्चन है बिकॉज सभी जानते हैं कि सर्जरी करना एक एक्सपर्ट सर्जन का काम होता है, ना कि किसी हलवाई का। लेकिन दोस्तों जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर देते हैं जिनको की स्टॉक मार्केट की जीरो एक्सपर्टीज होती है। देखो यार, स्टॉक मार्केट एक रिस्की फील्ड है और यहाँ वहां से टिप्स लेके इन्वेस्ट करना आपकी वेल्थ के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में डूब जाए तो ऐसे में आपकी मदद कर सकता है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि आपको सही एडवाइस दे, आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लाए। और ये सब पॉसिबल होगा मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पे। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पे आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी क्यूरीज को सुनता और सॉल्व करता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही गाइडेंस भी देता है। आपको बस मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है जो कि करना बहुत ही इजी एंड सिंपल है। सिंपली आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगा के डीमैट अकाउंट चुटकियों में ओपन कर सकते हो
और बात करी जाए ट्रस्ट फैक्टर की, तो मोतीलाल ओसवाल को इस फील्ड में 30 साल का एक्सपीरियंस है और 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर इन पे ट्रस्ट करते हैं और इनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के कुछ और फायदों की बात करी जाए तो उनमें शामिल है 1 ईयर 0 मेंटेनेंस चार्जेस और ये आपसे चार्ज करते हैं 20 रुपीज की फ्लैट ब्रोकरेज। अकाउंट ओपन करते ही आपको एक वेलकम बास्केट दी जाएगी जिसमें आप इनके AI बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हो। साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। आप मोबाइल ऐप या फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करिए, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डाल के तुरंत अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल के साथ ओपन करिए। सो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेसन के बारे में जानते हैं, जो है डेट इज नॉट नॉर्मल, यानी कि कर्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दोस्तों अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो आप जाल में फंसी उस मछली की तरह हो जो कि पानी में होते हुए भी आजाद नहीं है। कर्ज के साथ आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। वेल्दी बनना तो दूर, कर्ज तो आपकी खुशियों को भी छीन लेता है। आप कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लो, लेकिन हमेशा आपके मन के किसी कोने में ये बात चलती रहेगी कि आपने कर्ज लिया हुआ है और आपको कैसे भी करके इस मंथ की EMI पे करनी है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत मजदूरी करोगे। वो नौकरी भी मजबूरन करोगे जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप कभी भी रैट रेस से बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए डेट को चुकाना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हो सके इसे आपको चुका देना चाहिए, जिसके लिए ऑथर एक तरीका बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको उस डेट को चुकाना चाहिए जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे हाई हो। देन उसे चुकाने के बाद आप सेकंड हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले लोन को चुकाओगे। और ऐसा ही आपको सभी लोन्स के साथ करना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर लोन को चुकाना है, बिकॉज ज्यादातर बैंक्स कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ब्याज पे ब्याज लग के पैसा इतना बढ़ जाता है कि फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि ज्यादा पैसे देके आप जल्द से जल्द लोन से फ्री हो जाओ, तभी आप आगे की सोच पाओगे, अदरवाइज आपकी मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। लेसन नंबर 3 जो इस बुक से मैंने सीखा वो है मनी माइंडसेट। पैसों को लेके अक्सर लोगों के 3 तरह के माइंडसेट होते हैं, जिन्हें कि हम 3 दोस्त रवि, अजय और समीर की मदद से समझेंगे। नंबर 1 है रवि। रवि है एक मनी स्पेंडर, यानी कि वो पैसे को खर्च करने में यकीन करता है बजाय उसे सेव या इन्वेस्ट करने के। रवि कहता है कि कल किसने देखा, आज मजे करो, जो अच्छा लगता है उसे करो। उसका मानना है कि पैसे सेव करना अंकल लोगों का काम है, हम यंग लोगों का नहीं। इसलिए वो खुला खर्चा करता है। जैसे ही उसकी सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है तो उसका पहले ही प्लान रेडी होता है कि वो उसे कहां खर्च करेगा। अब कई सारे लोगों को रवि का यह तरीका बहुत पसंद आया होगा, लेकिन दोस्तों याद रखो कि रवि का यही माइंडसेट उसे हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहने के लिए मजबूर भी करता है। वो चाहकर भी अपना काम बदल नहीं पाएगा, बिकॉज अगर वो ऐसा करता है तो उसे खाने के भी लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई सेविंग है ही नहीं। अब दोस्तों दूसरे यानी अजय के माइंडसेट को जान लेते हैं। अजय भी एक यंग लड़का है जिसने अभी अभी एक कंपनी ज्वाइन करी है जहां उसकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है। अजय और उसकी फैमिली ने काफी बुरा समय देखा है पैसों की कमी के कारण, इसलिए वो पैसों की अहमियत को बहुत अच्छे से समझता है। वो जानता है कि जब जेब में पैसे नहीं होते तो किन किन समस्याओं का सामना एक इंसान को करना पड़ता है, और सोसाइटी वाले भी उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते जिसके पास पैसे नहीं होते। इसलिए अजय के दिमाग में बचपन से ही ये बात डाली गई है कि बेटा कुछ भी करके तुझे पैसे कमाने हैं और पाई पाई करके सेव करनी है, ताकि एक दिन तेरे पास बहुत सारे पैसे हों। इसलिए अजय एक फ्रूगल लाइफ जी रहा है, यानी कंजूसी की लाइफ जी रहा है। उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि जहां से हो सके वहां से पैसे वो बचा ले। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ सेविंग पे है, जिसके लिए वो हमेशा अपनी इच्छाओं और जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज करता आया है। देखो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो तो अजय का तरीका पूरी तरह से गलत नहीं है। सेविंग्स करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सेविंग्स ही पूरी जिंदगी करते रहना और अपनी इच्छाओं को तो छोड़ो, जरूरतों में भी कटौती करना डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए मुझे समीर का तरीका सबसे बेस्ट लगता है। और क्या तरीका है समीर का, चलिए जानते हैं। समीर कुछ खास नहीं करता, बस समीर ने कुछ गोल्स, कुछ प्लान्स बनाए हैं और उन्हीं पे वो डिसिप्लिन से काम कर रहा है। समीर का गोल है अर्ली रिटायरमेंट का, जिसके लिए वो एक मेथड यूज करता है विच इज फायर मेथड, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। इस मेथड में हमें कुछ सालों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव और इन्वेस्ट करने होते हैं, जिससे हम अर्ली रिटायरमेंट ले सकें। समीर अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से इतना परेशान आ चुका है कि उसका मन करता है कि अभी मैं बॉस के पास जाऊं और उनको कहूं कि भाड़ में जाए आपकी नौकरी, मुझे नहीं करना आपके साथ काम। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है कि वो विदाउट एनी जॉब सर्वाइव कर पाए। अब समीर के पास बस एक ही तरीका है कि वो स्क्रैच से फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करे, जो कि एनी डे बहुत ही टफ काम होने वाला था, लेकिन करना तो था ही। इसलिए उसने भी फ्रूगल लाइफ जीनी चालू कर दी। उसने अपने खर्चे एकदम कम कर दिए, जरूरतों को भी साइड में रख दिया। उसके माइंड में बस एक ही चीज चल रही थी और वो थी अर्ली रिटायरमेंट। कैसे भी करके वो अपनी जॉब से छुटकारा चाहता है और एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीना चाहता है। इसलिए उसने हर महीने की सैलरी में से 50% सेव और इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसको मालूम था कि अब अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। उसने कुछ साल एक्सट्रीमली फ्रूगल लाइफ जी और फाइनली अपने मिड 30s में रिटायर हो गया। उसके हार्ड वर्क ने फाइनली उसे पे ऑफ कर दिया और रिवॉर्ड में उसे मिली फाइनेंशियल फ्रीडम।
तो दोस्तों यही है मनी माइंडसेट। पैसों को लेके जिस तरह का हमारा माइंडसेट होता है, असल में भी उसी तरह की हमारी फाइनेंशियल लाइफ होती है। अगर आपका माइंडसेट रवि की तरह है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी रवि की तरह ही होगी। अगर अजय या समीर में से किसी एक की तरह आपका माइंडसेट है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी उन्हीं में से किसी एक की तरह होगी। तो अगर आप समीर की तरह फाइनेंशियली फ्री लाइफ चाहते हो तो अपने माइंडसेट को सेविंग से हटा के इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में शिफ्ट कर दो। दोस्तों द सिंपल पार्ट टू वेल्थ का जो नेक्स्ट लेसन है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है और ये एक तरह से हर्ट है इस पूरी बुक का। ये लेसन पूरी तरह से फोकस्ड है इन्वेस्टमेंट पे, जिसमें इन्वेस्टमेंट को इतना सिंपल तरीके से समझाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा भी इसे इजीली समझ ले। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास है इस लेसन में। लेसन नंबर 4, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। ऑथर का मानना है कि इन्वेस्टिंग सिंपल होनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए उन्होंने इस बुक का नाम भी रखा है द सिंपल पार्ट टू वेल्थ। जहां हमें एक तरफ सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स रेकमेंड करते हैं, वहीं ऑथर का मानना है कि जितना हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंपल रखेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने से पहले हर एक इंसान को 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद से पूछने चाहिए। नंबर 1, व्हाट इन्वेस्टमेंट स्टेज आर यू इन, यानी आप इन्वेस्टमेंट की कौन सी स्टेज पे हो। ऑथर के अकॉर्डिंग 2 तरह की स्टेजेस होती हैं इन्वेस्टमेंट की। एक होती है जब हम वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम पैसों को सेव करके उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी स्टेज होती है जब हम वेल्थ को एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं, यानी कि इस स्टेज में आप अपनी एक्टिव इनकम को छोड़ चुके होते हैं और फर्दर आपने इन्वेस्ट करना भी बंद कर दिया होता है। अब आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो ग्रो हो रहे होते हैं और आप उन्हीं पैसों पर लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हो वो अभी फर्स्ट स्टेज यानी वेल्थ एक्यूमुलेशन की स्टेज पे ही होंगे, यानी कि अभी आप पैसे कमा के इन्वेस्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको पूछना है खुद से वो है कि आप कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो, यानी कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आप अपने पैसों पर कितने % रिस्क लेने के लिए रेडी हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, इन अदर वर्ड्स आप कितने सालों तक वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज में रहना चाहते हो, यानी कि कितने सालों तक आप पैसे इन्वेस्ट करते रहना चाहते हो। जैसे कि अगर आप 20 साल के हो ऐसा मैं मान रहा हूं और आप 40 की एज में वेल्थ प्रिजर्वेशन की स्टेज में आना चाहते हो, यानी कि उस स्टेज पे जब आप अपनी वेल्थ पे सर्वाइव कर रहे होंगे, विच मीन्स कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का होगा। तो दोस्तों ये हैं 3 क्वेश्चंस जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले खुद से पूछने हैं। देन आगे ऑथर हमें 3 वेल्थ बिल्डिंग टूल सजेस्ट करते हैं, जो है सबसे पहला स्टॉक्स, दूसरा है बॉन्ड्स और तीसरा है कैश। सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि हमें उतना कैश रिजर्व करके बैंक अकाउंट में रख लेना है जिसे हम किसी इमरजेंसी में यूज कर सके। आपको अपना मंथली एक्सपेंस निकालना है और फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देना है और जितना अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको एज इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट में रखना है, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सेविंग्स अकाउंट पे हमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी 100% सेविंग्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है अगर हम वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज में है। इस स्टेज में हमें बॉन्ड्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, लेकिन जब हम वेल्थ प्रिजर्वेशन स्टेज में पहुंच जाएंगे तब हमें एक डिफरेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा, जिसमें 25% हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे और 75% हम स्टॉक्स यानी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और हर साल 4% विड्रॉ करेंगे अपने पोर्टफोलियो में से, जिससे हमारी लाइफ चलने वाली है। हमारी सभी जरूरतें और इच्छाएं हम इसी 4% से पूरी करेंगे एंड बिलीव मी दोस्तों, ये 4% इनफ होगा अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों ऑथर का सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान यही है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, प्लस जब आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर लो तो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और एक इमरजेंसी फंड तो जरूर से बनाओ। तो दोस्तों अब एक बार जरा ऑथर की लर्निंग्स को रिवाइज कर लेते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग वेल्दी बनने के लिए हमें स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना चाहिए। डेट से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाना चाहिए। सेविंग से इन्वेस्टिंग माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए और इंडेक्स फंड प्लस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्सो इमरजेंसी फंड भी जरूर से बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो समरी एक कमाल की बुक द सिंपल पार्ट टू वेल्थ की। होप इस वीडियो से आपने कुछ जरूरी बातें सीखी होंगी।